नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राजलक्ष्मी को अपनी डिलीवरी का पेन हो रहा था और वो मयूर को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मयूर का फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद अब उसकी मयूर से कोई भी बात नहीं हो रही थी। इधर आकाश भी बार बार मयूर को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली जब आकाश को मयूर का कॉल नहीं लगता या उसकी मयूर गुलेरिया से बात नहीं हो पाती, तब वो उसके एक गार्ड को फ़ोन करके मयूर का हालचाल पूछने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि मयूर गुलेरिया यहाँ पर अनिका को बचाने के लिए गए हुए हैं। अब आकाश के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन ये बात करण को भी संदेह हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब करण आकाश से पूछता है तो आकाश करण गुलेरिया को सच सच बता देता है। इधर श्रेया और नंदिनी राजलक्ष्मी को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। उसके साथ साथ उनके पीछे दूसरी गाड़ी में करण और आकाश गुलेरिया भी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर राजलक्ष्मी के लिए पहले से ही सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई थी। जब तक राजलक्ष्मी हॉस्पिटल में पहुँचती है तब तक उसके लिए एक वार्ड को पहले से ही तैयार करवा दिया गया था, क्योंकि प्रीति खुद एक डॉक्टर थी जबकि राजलक्ष्मी भी खुद एक डॉक्टर थी। इसलिए जैसे ही वहाँ गुलेरिया हाउस में हड़दम मची के अब राजलक्ष्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए, तभी वहाँ पर ओमकार भी प्रेजेंट था। इसलिए अब ओमकार ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा प्रीति को कॉल लगाता है। प्रीति भी अब ओमकार का फ़ोन उठाने के बाद सीधे ही हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाती है और वो वहाँ पर जाकर पहले से ही उसकी डिलीवरी के लिए सारी तैयारियां करके रखती है ताकि किसी भी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। इधर दूसरी तरफ मारवा हाउस में आयशा मारवा और दादी माँ दोनों ही आपस में बैठी हुई थी। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ साफ देखी जा रही थी। वहाँ पर आयशा मारवा कमरे में परेशानी में इधर उधर घूम रही थी। उसकी परेशानी साफ साफ उसके चेहरे से झलक रही थी। आयशा को बार बार इधर उधर घूमते हुए देखकर अब दादी माँ कहती है, आयशा क्या तुम्हारे यहाँ ऐसे चक्कर लगाने से अनिका का कुछ पता चल जाएगा? अनिका तो गायब है ही, लेकिन रोहित भी अब अपना फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं मानती हूँ कि ये बात बहुत बड़ी ही चिंता की है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ऐसे ही घूमती रही तो तुम्हारे घुटनों में भी पेन हो जाएगा और फिर तुम भी फिर ऐसे ही बैठी रहना। अब मेरी बात मानो और तुम यहाँ पर चुपचाप बैठ जाओ। हम कुछ और सोचते हैं, या फिर थोड़ी देर बाद क्या पता रोहित का खुद ही कॉल आ जाए। दादी माँ यहाँ पर आयशा मारवा की हालत को देखते हुए उसे बैठने के लिए कह रही थी, लेकिन आयशा मारवा को तो कुछ भी समझ नहीं रहा था। आयशा मारवा का तो दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा था। अब उसकी चिंता हर एक मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। आयशा मारवा को देखते हुए दादी माँ फिर से कहती है, आयशा मैं कह रही हूँ ना तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तभी आयशा मारवा कहती है, लेकिन माँ जी कैसे कैसे बैठ जाऊँ मैं? अरे मेरे घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है और मुझे तो पता भी नहीं चल रहा है। आखिर पहले अब अनिका गायब हो गई। अरे रोहित ने तो मुझे बोला था कि अनिका को गोली लगी है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। उसके बाद मैंने तब उससे बात करने अगली सुबह मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो तब भी हड़बड़ी में निकल गई और उसके बाद तो मेरी उससे कोई भी बात हो ही नहीं पाई। वो तो उससे बात करने के लिए मैं वहाँ पे कमरे में नहीं जाती तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलता। दादी माँ फिर से कहती है, ठीक है, कम से कम पता तो चल ही जाएगा अगर एक बार रोहित हमारा फ़ोन उठा ले, लेकिन तुम टेंशन मत लो। अब आयशा मारवा कहती है, माँ जी मैं कैसी टेंशन नहीं लूँ? इस घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। क्योंकि आज सुबह आयशा मारवा बच्चों के बारे में बात करने के लिए रोहित और अनिका के कमरे में चली गई थी। जब आयशा मारवा उनके कमरे में पहुंचने ही वाली थी, वो दरवाज़ा लगभग खोल ही चुकी थी, तब आयशा मारवा ने देखा कि अनिका और रोहित के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था आधा, और इसलिए जैसे ही उसने दरवाजे को और खोलना चाहा तो तभी उसे कमरे के अंदर से आवाज़ आई। जब आयशा मारवा ने थोड़ा अंदर जाकर देखा तो रोहित किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। हालांकि रोहित को यहाँ पर अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ यहीं पर उसके कमरे में मौजूद है। रोहित वो फ़ोन पे दूसरी साइड वाले से पूछ रहा था कि क्या अनिका का कुछ पता चला है। अब रोहित की यहाँ पर बात सुनकर आयशा को बड़ी ही हैरानी हुई। आयशा को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित किससे अनिका के बारे में पूछ रहा है। क्या हुआ है अनिका को?
क्या अनिका सेफ है या नहीं, क्योंकि पीछे अनिका की याददाश्त जाने के बाद अब आयशा मारवा अनिका के बारे में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आयशा मारवा उसके बेटे की बहू होने के साथ साथ उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी, क्योंकि रोहित मारवा से तो उसकी शादी बाद में हुई थी, लेकिन उससे पहले ही अनिका यहाँ पर आयशा मारवा की एक सबसे अच्छी मित्र थी। हालांकि आयशा मारवा को ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं था, वो हमेशा से ही अकेले रहना पसंद करती थी, लेकिन अनिका के साथ उसकी खुद ब खुद ही एक मित्रता हो गई थी, इसलिए वो अनिका को किसी भी उसमें खोना नहीं चाहती थी। अब रोहित की बात सुनकर आयशा के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि वो इसके बारे में रोहित से बात करे, लेकिन रोहित इतनी हड़बड़ी में था कि रोहित इसके बारे में कोई भी बात ना देकर वो सीधा अपने कमरे से बाहर की तरफ निकल जाता है। जब आयशा मारवा ने रोहित को पीछे से रोकना चाहा तो रोहित ने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि यहाँ पर रोहित को आयशा मारवा की कोई भी बात सुनाई ही नहीं दी, क्योंकि रोहित को तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी माँ यहाँ कमरे में मौजूद है। रोहित अब बिना कुछ किया फ़ोन पे बात करते करते ही निकल जाता है, इसलिए अब आयशा मारवा को ये पता चल जाता है कि अनिका शायद गायब हो चुकी है। उसके दिमाग में भी ढेरों सवाल आ रहे थे। एक तो अनिका पहले से ही गायब हो चुकी थी, ऊपर से अब रोहित भी ऐसे हड़बड़ी में निकल गया था। अब रोहित भी मारवा हाउस में प्रेजेंट नहीं था, इसलिए अब उसकी चिंता करना तो जायज़ है। आयशा मारवा अब दादी माँ से कहती है, दादी माँ अब हम क्या कर सकते हैं, क्या आपका दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है जिससे हम इस समस्या का हल निकाल सके। अभी दादी माँ भी एक पल के लिए तो अपनी केयर टेकर की तरफ देखती है, लेकिन उसके पल ही फिर आयशा मारवा की तरफ देखकर कहती है कि नहीं आयशा, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक रोहित नहीं आ जाता तब तक हमें इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहिए, और तब किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहिए। तब आयशा मारवा कहती है, लेकिन माँ जी हो सकता है कि इस बारे में गुलेरिया परिवार को कुछ पता हो, क्या हम उन्हें एक बार कॉल करें। तब यहाँ पर दादी माँ आयशा मारवा को रोकते हुए कहती है, नहीं आयशा, हम ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, क्या पता गुलेरिया परिवार को भी इसके बारे में कुछ भी पता ना हो, और अगर हम उनसे कुछ पूछेंगे तो हो सकता है कि वो उससे पहले ही वो भी परेशान हो जाएं। यहाँ पर आयशा मारवा को दादी माँ की ये बात बहुत ही पसंद आती है। आयशा कहती है, हाँ माँ जी आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि मैं अपनी घबराहट में ये भी भूल चुकी हूँ कि मैं अपनी घबराहट के साथ साथ अगर उनको भी पता नहीं होगा तो गुलेरिया परिवार भी अनिका को लेकर कितना ही परेशान होगा। जब तक हमारी रोहित से कोई भी बात नहीं हो जाती तब तक हमें किसी भी कंक्लूजन पर हम नहीं पहुँच सकते, इसलिए हमें सबसे पहले रोहित की कॉल का या रोहित के आ जाने का ही वेट करना होगा। इधर तभी आयशा के दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है। अब आयशा दादी माँ को कहती है, लेकिन दादी माँ हम गुलेरिया परिवार में उन लोगों का हालचाल पूछने के बहाने से तो शायद पता कर ही सकते हैं। दादी माँ अब समझ जाती है कि आयशा मारवा ऐसे तो नहीं मानने वाली है, क्योंकि एक बेटे की चिंता क्या होती है वो अच्छे से समझ पा रही थी, इसलिए अब दादी माँ भी इशारों में सिर्फ हाँ कर देती है। अब आयशा अपना फ़ोन उठाती है और वो जल्दी से जल्द वहाँ पर गुलेरिया परिवार में करण गुलेरिया को कॉल लगा देती है। करण जैसे ही अपने फ़ोन को निकालते हैं तो वो देखते हैं कि उस पे रोहित की माँ का नंबर फ्लैश हो रहा था, इसलिए वो ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्द से जल्द अपना फ़ोन उठाते हैं और वो उठाते हैं हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, आई होप आप बिल्कुल ठीक होगे। तभी इधर से करण गुलेरिया भी कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। तभी आयशा मारवा कहती है कि यहाँ पर भी सब ठीक है, मैंने तो बस हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। हालांकि यहाँ पर आयशा मारवा के दिमाग में वही अनिका की खबर लेने की बातें चली हुई थी, लेकिन करण भी इस बात को अच्छे से समझते थे और करण को तो इस बारे में सब कुछ पता भी ऑलमोस्ट चल ही चुका था, लेकिन अब वो किसी और को परेशान नहीं करना चाहते थे और ये बात तो गुप्त थी, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं बता सकते थे। अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है, आई होप अनिका भी अच्छी होगी। करण ने सामने से ही ये क्वेश्चन पूछ लिया था ताकि आयशा मारवा इससे आगे उससे कुछ भी ना पूछे। यहाँ करण की बात को सुनकर अब आयशा मारवा समझ जाती है कि अनिका वहाँ पर गुलेरिया हाउस में नहीं है और शायद उन लोगों को भी अनिका के बारे में गायब होने के बारे में कुछ भी खबर नहीं है, इसलिए अभी इनसे बात करना शायद ठीक नहीं होगा। इसलिए अब आयशा मारवा ज़्यादा देर ना करते हुए फ़ोन को रखने ही वाली थी, तभी आयशा मारवा के दिमाग में आता है कि वो एक बार
राजलक्ष्मी की भी खबर ले ले, क्योंकि उसे पता था कि राजलक्ष्मी का ये लास्ट मंथ चला हुआ था। अब आयशा मारवा करण गुलेरिया से कहती है कि राजलक्ष्मी कैसी है, क्या उसकी तबीयत ठीक है। तभी इधर से करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ राजलक्ष्मी अभी के लिए तो ठीक है, हम उसे अभी हॉस्पिटल में लेके आए हैं। आई थिंक उसका लास्ट टाइम चल रहा है, उसकी डिलीवरी होने वाली है। तभी आयशा मारवा ये सुनकर एक पल के लिए तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि तब एक मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो कहती है ओके, और वो फिर फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ अब दादी माँ आयशा मारवा से पूछती है, क्या रहा आयशा, क्या कुछ पता चला। तभी आयशा सिर्फ नाम में अपनी गर्दन हिला देती है, और अब आयशा कहती है कि वह गुलेरिया परिवार को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो तो हॉस्पिटल में राजलक्ष्मी को लेकर आए हैं, राजलक्ष्मी की डिलीवरी होने वाली है। अब दादी माँ कहती है, अगर राजलक्ष्मी की डिलीवरी होने वाली है तो आयशा हमें भी शायद वहाँ पर चलना चाहिए, क्योंकि गुलेरिया परिवार हमेशा हमारे अच्छे और बुरे में हमेशा हमारे साथ रहा है, इसलिए हमें भी अभी उसके साथ चलना चाहिए। और राजलक्ष्मी ने तो कितनी ही हमारे परिवार की एज ए डॉक्टर कितनी हेल्प की है। तभी आयशा मारवा भी दादी माँ की बात में हाँ मिलाती है। करण गुलेरिया से भी बात होने के बाद अब आयशा मारवा की चिंता और भी बढ़ जाती है। अब आयशा मारवा न जाने कितनी बार बार अनिका को ही कॉल लगा रही होती है, लेकिन अनिका का फ़ोन लग ही नहीं रहा था। और अब वो साथ के साथ रोहित को भी फ़ोन लगा रही थी, लेकिन रोहित तो यहाँ पर आयशा मारवा का फ़ोन उठा नहीं रहा था। जब से रोहित मारवा हाउस से गया था तब से ही आयशा मारवा रोहित को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन रोहित इतनी जल्दी में था कि अभी उसे अनिका के सिवा कोई और सूझ ही नहीं रहा था। अब वो सुहासिनी जी से कहती है, पता नहीं माँ जी क्यों, लेकिन आज मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अब यहाँ पर दादी माँ अच्छे से जानती थी कि यहाँ पर आयशा मारवा की चिंता करना जायज़ है, क्योंकि एक तो उसके बेटे की बहू पहले से ही गायब थी, और ऊपर से अब रोहित भी गायब हो गया था। अब रोहित और अनिका की चिंता करना जायज़ था। अब आयशा मारवा फिर से कहती है, पता नहीं माँ जी, अनिका कहाँ और किस हाल में होगी। अभी दादी माँ आयशा मारवा को शांत करते हुए कहती है, आयशा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कितनी बार तो तुम्हें समझा चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम समझने को ही तैयार नहीं हो। दादी माँ यहाँ पर अपनी बात को सख्त होते हुए जोर देती है ताकि आयशा मारवा इसे समझे। अब आयशा मारवा फिर से कहती है, रोहित गया तो है, अनिका को कुछ नहीं होने देगा। तुम्हें पता तो है कि रोहित हमारी अनिका से कितना प्यार करता है, और अगर अनिका किसी खतरे में हुई भी तो हम उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। आखिरकार अनिका मारवा परिवार की बहू जो है। भले ही दादी माँ अनिका को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब बात अनिका पर किसी मुसीबत की आती थी तो दादी माँ अनिका को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। पीछे जब रोहित का कुछ भी पता नहीं चल रहा था तब दादी माँ ने ही अनिका को कितने बार ही प्रोटेक्ट किया था, और दादी माँ ने ही मारवा परिवार की सारी जिम्मेदारी अनिका के कंधों पर डाल दी थी। यहाँ पर दादी माँ का प्यार साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो जुबान से अनिका के साथ थोड़ी सी सख्त थी, क्योंकि अनिका का देर तक उठना, ये सब बातें दादी माँ को पसंद नहीं आती थी। इसलिए दादी माँ हमेशा अनिका को ही हेल्दी फिट रहने के लिए एक्सरसाइज तक करने को भी कहती थी। अब दादी माँ कहती है कि आयशा मारवा, अब तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। अगर किसी ने भी अनिका को अगर किडनैप भी किया होगा तो रोहित है ना, रोहित अपना सब कुछ नीलाम करने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन वो अनिका को हर हाल में बचाएगा। यहाँ पर दादी माँ की बातों को आयशा मारवा अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि आयशा मारवा से अच्छे से ज़्यादा कोई भी नहीं जान सकता था कि रोहित अनिका से कितना प्यार करता था। अनिका में रोहित की जान बसती थी। पीछे जब अनिका की याददाश्त चली गई थी तो रोहित हंसना तक भी भूल चुका था। ये दर्द आयशा मारवा दिन पर दिन रोहित के चेहरे पर देखती थी, लेकिन अब वो उसी बात को याद रख के अब आयशा मारवा को एक तसल्ली होती है कि रोहित गया तो है अनिका को ढूंढने के लिए, इसलिए वो जल्द से जल्द मिल ही जाएगी। अब आयशा मारवा दादी माँ से कहती है, ठीक है माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, लगता है अब हमें एक बार हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि हमारा वहाँ पर भी प्रेजेंस होना ज़रूरी है। अगर अनिका सच में ही लापता है और रोहित उसे ढूंढने के लिए गया है तो यहाँ पर अनिका भी गुलेरिया परिवार के साथ नहीं होगी, इसलिए अनिका के बिहाफ पे हमें वहाँ पर चलना चाहिए। अब दादी माँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और अब वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर रोहित और अनिका के ना चाहते हुए भी मारवा और गुलेरिया परिवार दोनों को ही अनिका के गायब होने का पता चल गया था।
यहाँ पर मारवा हाउस में भी दादिमा और सुहासिनी को इसके बारे में पता चल गया था। वहीं गुलेरिया परिवार में तो ऑलमोस्ट आकाश, करण गुलेरिया इनको पता चल गया था और मयूर तो अनिका को ढूंढने के लिए निकल ही चुका था। दूसरी तरफ वहीं उस जंगल वाले घर में स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम गुंडों पर बढ़त पाने की बहुत ही कोशिश कर रही थी। हालांकि उनके पास हथियारों की कमी थी, लेकिन फिर भी अपने वो जी जान लगाने में लगे हुए थे। लेकिन वो गुंडे उन पर भारी पड़ते जा रहे थे, क्योंकि उन गुंडों के पास ज़्यादा संख्या में हथियार थे। एक तो वो गुंडे संख्या में भी स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम से ज़्यादा थे, और दूसरा उनके पास हथियारों की भी कोई कमी नहीं थी। पूरी स्पेशल डिपार्टमेंट टीम यहाँ पर घायल हो चुकी थी। किसी को कहीं से चोट आई थी तो किसी को कहीं से चोट आई थी, क्योंकि उनके पास एक से एक लेटेस्ट हथियार थे। हालांकि यहाँ पर पूरी टीम को अच्छे से पहले से ही ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी सेफ्टी कैसे कर सकती हैं, लेकिन वे हथियारों के बिना अब कर भी क्या सकते थे, इसलिए उनका घायल होना तो लाजमी था। उनसे लड़ाई करने के बाद दोनों तरफ से ही लड़ाइयाँ चल रही थी। इधर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोग अपनी हाथों की स्किल के साथ लड़ रहे थे, वही वे गुंडे अपनी गन्स से या फिर अपने हथियारों से लड़ रहे थे। अब एक टाइम ऐसा भी आया जब गुंडों ने स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम पर पूरी तरह से वो लोग हावी हो गए थे। उनमें से एक गुंडा जैसे ही भूमिका पर एक रोड वार करने ही वाला था कि तभी एक हाथ उस रोड को पकड़ लेता है, और ये तीसरा हाथ और किसी का नहीं बल्कि अनिका का था। क्योंकि अनिका की सुनने की क्षमता तो ज़्यादा थी ही, अब अनिका का लड़ाई करते टाइम काफ़ी ही चौकन्ना थी, क्योंकि अनिका यहाँ पर अपने किसी भी टीम के मेंबर को की जान का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अब अनिका जिस गुंडे से लड़ रही थी उसे जल्द से एक मुक्के में पछाड़कर अब वो जल्द से जल्द भूमिका के ऊपर रोड लगने से उस गुंडे का हाथ पकड़ लेती है। अनिका ने अनिका जिस गुंडे के साथ लड़ रही थी उसका काम तो वो पूरा कर चुकी थी। जब उस गुंडे ने देखा कि उसका वार किसी ने रोका है तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने उसकी तरफ मुड़कर देखना चाहा तो ये तो अनिका थी, और उसने अपने दूसरे हाथ से अब अनिका पर भी वार करने की कोशिश की। लेकिन जिससे गुंडा जब तक अनिका पर कोई भी वार करता उससे पहले ही अनिका ने उसकी गर्दन के नीचे कुछ इस तरह से वार किया कि उसकी गर्दन की हड्डियां टूट गई और वो वहीं पर मुड़ गई और गुंडा वहीं पर जमीन पर ही गिर गया। इसके बाद अनिका हर गुंडे पर कुछ इस तरह से वार कर रही थी कि वो दोबारा खड़े होने के लायक ही ना बचे। अनिका यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट के सारे दाव पैचों को यूज़ कर रही थी ताकि ये लोग दोबारा से अब खड़े ना हो सके, क्योंकि जब भी ये लोग बिना हथियारों के इन लोगों से बार बार लड़ाई कर रहे थे तो इनको एक आध ही कुछ मौका लग रहा था या कोई भी दाव पेच इनका कामयाब हो रहा था, लेकिन ये गुंडे फिर से खड़े हो रहे थे। इसलिए अनिका ने यही टेक्निक को अपनाना सही समझा, क्योंकि ये अनिका भी जानती थी कि अगर उसकी टीम के किसी भी मेंबर को कुछ भी हो गया तो ये शायद ठीक भी नहीं होगा। इसलिए अनिका ने वायरस को ढूंढने की कोशिश तो की थी, लेकिन अब वो सबसे पहले अपनी टीम को ही बचाने की सोचती है। अनिका हर गुंडे पर इस तरह से वार कर रही थी ताकि अब वो दोबारा खड़ा ना होके उनसे लड़ने के लायक ही ना रहे। वहाँ लगभग 100 से भी ज़्यादा गुंडे थे, लेकिन उन सब से निपटना अब अनिका के लिए ऐसा था जैसे 100 बार हाथ पैरों को हिलाना। अनिका का हर एक बार इतना स्टिक होता था कि उसके वार के बाद कोई उठ ही नहीं पाता था, और उठना तो दूर वो तो अपने मुंह से पानी मांगने के लायक भी नहीं था। अनिका का वार था ही इतना भयानक, अब तक मयूर भी इस जंगल तक पहुंच चुका था। मयूर यहाँ पर रोहित से पहले ही आ गया था, क्योंकि वो उससे पहले जो निकला था। अनिका और उसकी टीम मयूर अनिका और उसकी टीम को यहाँ पर ढूंढता आ चुका था। मयूर को रोहित ने अनिका की लोकेशन के बारे में बता दिया था। अनिका इसी जगह के आसपास ही कही थी। रोहित ने मयूर को पहले से ही अपडेट दे दिया था जब से उसे स्वाति ने बताया था, लेकिन अभी तक मयूर गुलेरिया को अनिका का कोई भी सुराग नहीं मिला था। मयूर के चेहरे पर यहाँ पर चिंता की लकीरें बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मयूर को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे अनिका को ढूंढे। तभी मयूर को एक आदमी दिखाई दिया। ये आदमी वही वोट चालक था जो अनिका और उसके सहपाठियों को यहाँ तक लेकर आया था। अब उस आदमी को देखकर मयूर गुलेरिया को एक होप नजर आई। अब मयूर गुलेरिया उसके पास जाता है और अब वो उससे अनिका और उसके साथियों के बारे में पूछने की कोशिश करता है। जब मयूर ने उस वोट चालक से अनिका और उसके साथियों के बारे में पूछा तो उस वोट चालक ने सारी बातें मयूर गुलेरिया को बता दी। उसने बताया कि वो किसी मदद के लिए जंगल में अंदर की तरफ गए हैं। उन्हें गए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है। वो लोग मुझे अपने साथ नहीं लेके गए। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं यहीं पर उनका इंतज़ार करूँ, लेकिन अब टाइम ज़्यादा हो गया है। उन लोगों को लेकर मुझे भी ज़्यादा ही चिंता हो रही है, लेकिन मैं बेचारा कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ।
अब मयूर गुलेरिया यहाँ पर उसकी गई परेशानी को अच्छे से समझ पा रहे थे, इसलिए अब वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि ठीक है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अब हम लोग आ गए हैं, हम उन्हें देखते हैं, आप यहीं पर उनका वेट करना। उस वार्ड चालक से ये सब सुनकर अनिका और बाकी सब उस वार्ड चालक से अनिका के बारे में ये सब सुनकर अब मयूर और उसकी सिक्योरिटी गार्ड अब जंगल के अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। वो मयूर यहाँ पर अपनी टीम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है ताकि वो जंगल में चारों तरफ से अनिका और उसके साथियों को ढूंढ सकें, क्योंकि जंगल बहुत ही बड़ा था और ऐसे में यहाँ पर सब कुछ ढूंढ पाना मयूर के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला था। इसलिए मयूर ने अपनी टीम को 4 हिस्सों में बांट दिया था। अगर किसी को भी सबसे पहले अनिका के बारे में कोई भी अपडेट मिले तो वो उसी के अकॉर्डिंग अब उनकी हेल्प कर सकता था। यहाँ दूसरी तरफ राजलक्ष्मी को अब तक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। एक बड़ी डॉक्टर आकर राजलक्ष्मी का चेकअप करती है। राजलक्ष्मी का अच्छे से एग्जामिन करने के बाद अब उस डॉक्टर के चेहरे पर चिंता की लकीरें बार बार देखी जा सकती है, जिसे समझते हुए अब आकाश जल्दी से उस डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या कुछ क्रिटिकल है? तभी डॉक्टर कुछ देर तक तो चुप रहती है, लेकिन फिर कुछ सस्पेंस के बाद अब डॉक्टर आकाश गुलेरिया से कहती है, हाँ मिस्टर गुलेरिया, एक्चुअली मैं भी ज़्यादा कुछ तो नहीं कह सकती क्योंकि उसके लिए मुझे अच्छे से एग्जामिन करना होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि बच्चा अभी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द एक बार इसे अच्छे से आईसीयू में ले जाकर इसे अच्छे से एग्जामिन करना पड़ेगा। अब आकाश गुलेरिया यहाँ पर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तभी साथ में वहाँ पर पीछे से करण गुलेरिया भी ये बात सुन लेते हैं। अभी आकाश हड़बड़ाहट में कहता है, लेकिन डॉक्टर आप जो भी करना चाहते हैं आप जल्द से जल्द कीजिए। इसलिए अब आकाश गुलेरिया की ये बात सुनकर अब डॉक्टर भी हाँ में हाँ मिलाती है और वो जल्द से जल्द अब अनिका के वार्ड में चली जाती है। जब डॉक्टर अनिका को एग्जामिन करती है तो डॉक्टर को भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि राजलक्ष्मी के सिम्टम्स उसे परेशान कर रहे थे। वहीं अब तक प्रीति सारी तैयारियां करने के बाद जब राजलक्ष्मी के पास आई थी तो तब से ही वो राजलक्ष्मी के साथ ही थी। जब डॉक्टर ने उसको एग्जामिन किया तब प्रीति पूछती है, डॉक्टर क्या कोई परेशानी की बात है? तो डॉक्टर कहती है, आई थिंक हमें जल्द से जल्द ओटी को तैयार करना होगा, क्योंकि इनकी तबीयत मुझे कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, ये कि नॉर्मल केस नहीं है। प्रीति यहाँ पर बिना किसी देरी के जल्द से जल्द प्रीति भी अब अपना डॉक्टर वाला लिबास से जाके चेंज कर लेती हैं। वही अब जब प्रीति वहाँ से वार्ड से निकली थी तभी आकाश गुलेरिया कहते हैं, प्रीति क्या कुछ हो सकता है? तभी प्रीति कहती है, आकाश भैया आप ज़्यादा परेशान मत होइए, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपको इसके बारे में खुशखबरी मिलेगी। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही होगा। अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया को एक होप देने के बाद अब प्रीति भी अपने ड्रेसिंग रूम में चली जाती है और वहाँ पर वो अपनी ड्रेसिंग चेंज करती है। इधर से अब राजलक्ष्मी को ओटी में शिफ्ट कर दिया था। राजलक्ष्मी अब यहाँ पर बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तो मयूर का कॉल नहीं लग रहा था। राजलक्ष्मी ने ना जाने कितने ही सपने देखे थे कि जब उसके बेबी इस दुनिया में आने वाले होंगे तो मयूर का उसके साथ होना कितना ज़रूरी था। उसने न जाने क्या क्या सपने संजाए थे। हालांकि राजलक्ष्मी मयूर के काम को अच्छी तरह से जानती थी और अब उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थी, जिसकी वजह से कि एक तो उसका ये लास्ट टाइम चल रहा था और ऊपर से उसने मयूर को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंता कर ली थी। इसलिए राजलक्ष्मी का यहाँ पर ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई हो गया था और ऐसे टाइम में एक प्रेग्नेंट वूमन का परेशान होना चिंता का कारण हो सकता था। इसलिए यहाँ पर डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ी में नज़र आ रहे थे। अब यहाँ पर राजलक्ष्मी को जल्द से जल्द ओटी में शिफ्ट कर दिया गया था। सभी गुलेरिया परिवार के सभी सदस्य अब ओटी के बाहर ही इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर बार बार आकाश फिर से मयूर गुलेरिया को ही फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मयूर तो अपने काम में इतना व्यस्त था कि मयूर को तो ये भी ध्यान नहीं था कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। मयूर यहाँ पर अपने ही काम में बिजी था। अब आकाश करता भी तो क्या, वो बार बार ऐसे ही कॉल लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी ओटी से एक डॉक्टर बाहर आई। अब मयूर जल्दी से अपने फ़ोन को अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया जल्दी से अपने फ़ोन को अपनी जेब में डालकर अब डॉक्टर के पास जाता है। तो अब डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या कुछ अपडेट है? अब आप क्या कहना चाहेंगी? तब डॉक्टर कहता है, हमें जल्द से जल्द राजलक्ष्मी का ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि बच्चे वहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल है। इसलिए अब हमें जल्द से जल्द बच्चों को ऑपरेशन करके ही बाहर निकालना पड़ेगा। अब आकाश गुलेरिया कहता है कि डॉक्टर किसी भी बात का कोई भी
अवकाश गुलेरिया कहता है ओके डॉक्टर, आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसा करो, लेकिन बच्चों को, राजलक्ष्मी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। आकाश की इस बात पर अब डॉक्टर कुछ पल के लिए शांत हो जाती है। अब आकाश को यहाँ पर डॉक्टर के ऐसे एक्सप्रेशन के साथ थोड़ा सा डर लगता है। अब आकाश गुलेरिया डॉक्टर से फिर से कहता है क्या डॉक्टर आप कुछ छुपा रही हैं या आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। तभी पीछे से करण गुलेरिया आ जाता है। वो डॉक्टर करण गुलेरिया की तरफ देखते हुए कहती है देखिए मैं आप लोगों को कुछ झूठी होप तो नहीं देना चाहती, लेकिन क्योंकि राजलक्ष्मी के मदर बॉम्ब में ट्विंस हैं, इसलिए यहाँ पर केस थोड़ा सा क्रिटिकल है। ये केस बहुत ही क्रिटिकल है, उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि हम बच्चे को बचा सकें, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि माँ और बच्चे में से हम सिर्फ एक को ही बचा सकते हैं। या तो हम दोनों बच्चों को बचा सकते हैं या हम माँ को बचा सकते हैं। अब ये बात सुनकर यहाँ पर करण और आकाश गुलेरिया के चेहरे की तो हवा यही उड़ चुकी थी। दूसरी तरफ श्रेया और नंदिनी भी ये सब खबर सुनकर अब चौंक गई थी। एक तो मयूर का कॉल नहीं लग रहा था और यहाँ पर राजलक्ष्मी की हालत ऐसी थी कि जिसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता था। इसलिए अब राजलक्ष्मी करण गुलेरिया को कहती है देखिए आपको तो कोई कौन नहीं जानता, लेकिन आप भी मुझे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर केस बहुत ही क्रिटिकल है, हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए आप जल्द से जल्द रिसेप्शन पर जाकर आप इनके ऑपरेशन का फॉर्म भर दीजिए। अब करण गुलेरिया ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आकाश के इशारे में हाँ भरता है। अब आकाश गुलेरिया कहते हैं ओके मैं जाकर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता हूँ, डॉक्टर आप जाकर ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ये सब कहने के बाद अब आकाश गुलेरिया वहाँ पर रिसेप्शन की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि डॉक्टर फिर से ओटी में वापस चली जाती है। ओटी में जाने के बाद क्योंकि आकाश गुलेरिया ने अपना कंफर्मेशन दे दिया था कि वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसलिए अब डॉक्टर फिर से वापस अंदर चली जाती है। जब डॉक्टर अंदर जाती हैं तब राजलक्ष्मी डॉक्टर से कहती है डॉक्टर क्या आपको क्या लगता है क्या मेरे बच्चे ठीक है या नहीं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर ओटी में क्यों शिफ्ट किया है। तभी डॉक्टर राजलक्ष्मी को अच्छे से समझाती है कि आपका केस कुछ थोड़ा क्रिटिकल है, इसलिए अभी आपका सी सेक्शन होगा। अभी राजलक्ष्मी जबकि खुद एक डॉक्टर थी, अब वो इससे ज़्यादा डॉक्टर से और क्या बातें करे, क्योंकि राजलक्ष्मी तो ये सब बातें खुद अच्छे से समझती ही थी। अब राजलक्ष्मी यहाँ पर कुछ नहीं करती, वो बस आखिरी कोशिश तक यही चाहती थी कि जब तक उसके बच्चे इस दुनिया में आए तब तक मयूर गुलेरिया यहाँ पर पहुँच जाए। अब वो राजलक्ष्मी डॉक्टर से फिर से कहती है क्या हम थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर राजलक्ष्मी की परेशानी को अच्छे से समझती थी कि एक पत्नी का उसके पति का ऐसे टाइम में पास होना कितना ज़रूरी होता है, उसकी कितनी ही उम्मीदें होती है। लेकिन अब डॉक्टर राजलक्ष्मी को सांत्वना देते हुए कहती है देखो आप खुद एक डॉक्टर हो, इसलिए हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। पहले ही तुम्हारा केस इतना क्रिटिकल है कि मैं इसमें कुछ कह नहीं सकती, अगर हमने ज़्यादा वेट किया तो इसमें किसी को भी खतरा हो सकता है। अब राजलक्ष्मी यहाँ पर डॉक्टर की बात को अच्छे से समझती है और अब क्योंकि वो भी बेचारी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी अपनी गर्दन को हाँ में हिला देती है। दूसरी तरफ अब तक आकाश ने सारी ही फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर दिया था और अभी दूसरी तरफ जंगल में अभी अनिका की टीम और उन गुंडों के बीच में अभी भी लड़ाई जारी थी। अब ये दोनों की लड़ाई कुछ ज़्यादा ही भयानक होती जा रही थी। अनिका का हर एक बार इतना जानलेवा था कि कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे अब जमीन पर धराशायी होकर जमीन पर गिर गए थे। उनमें से किसी की जान जा चुकी थी, कोई जिंदा थे, किसी की हड्डी पट्टियाँ टूट चुकी थी और कोई तो वहाँ पर जिंदा होकर भी मरे हुए के जैसा था और अब वो अपनी जगह से पर खड़े होने के भी काबिल नहीं बचे थे। उन गुंडों को सबक सिखाने के बाद अनिका अब अपने साथियों को संभालने लग जाती है। तभी किसी ने अनिका के सिर को निशाना बनाकर उस पर गोली चलाने की कोशिश की थी, क्योंकि इनमें से एक गुंडा जो अभी भी उठ तो नहीं पा रहा था, लेकिन वो पड़े पड़े अनिका से बदला लेने के लिए अपनी गोली चला देता है। ये वही गुंडा था जिसकी बाहर निखिल ने ही गन छीनी थी और उसे बेहोश कर दिया था, लेकिन उसने अपने दूसरे साथी की गन को उठाकर अभी अनिका के ऊपर गोली चला दी थी, क्योंकि अब तक उसको होश आ चुका था। जैसे ही उस गुंडे ने अनिका पर गोली चलाई, अनिका तेजी से नीचे झुक गई और गोली जाकर एक दीवार पर लग गई। जैसे ही ये गोली दीवार पर लगी, वहाँ पर एक सुरंग खुल गई, क्योंकि वहाँ पर एक दरवाज़ा लगा हुआ था। गोली के प्रेशर से वो दरवाज़ा अब अपने आप से खुल जाता है। अनिका ने तेज़ी से अब उस गुंडे की तरफ एक सुई फेंकी जिस पर जहर लगा हुआ था। अनिका ने यहाँ पर
पुरातनतम हथियारों का यूज किया था जो उसने दमयंती देवी से फाइट करने के दौरान सीखा था। इससे पहले कि वो गुंडा कुछ समझ पाता, वो सुई उसकी गर्दन में चुभ चुकी थी और उसके शरीर में उस सुई पर लगा हुआ जहर भी फैलने लग गया था। वो गुंडा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो उसकी बॉडी में अब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। इसके बाद अनिका अब उस सुरंग की तरफ जाती है जो अभी के अभी खुली थी। तो जब वो उस सुरंग के अंदर जाती है तब अनिका देखती है कि सुरंग काफ़ी गहराई में खोदी गई थी और इसी सुरंग में एक बेसमेंट भी था। ये वही जगह थी जहाँ तक अनिका को पहुँचना था। यहाँ पर शायद भगवान ने अनिका का साथ अच्छे से दिया था, इसलिए वो गोली वहाँ पर उस सुरंग के दरवाजे पर लगी और ये सुरंग अपने आप ही खुल गई। अभी सुरंग के अंदर जब अनिका अंदर जाती है तो वो देखती है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन अनिका को वहाँ से अब कुछ आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर अब अनिका उन अंधेरे में ही उन आवाज़ों को पहचान कर उन आवाज़ों की तरफ जाने की कोशिश करती है। जैसे ही अनिका उस बेसमेंट तक पहुँचती है, उसने देखा कि वहाँ पर कई बच्चे और बुजुर्गों को बंदी बना कर रखा गया था जो वहाँ पर चिल्ला रहे थे। उन्हें देखकर एक पल के लिए अनिका भी बहुत ही हैरान हो गई क्योंकि इस सुरंग में इतने अंधेरे में यहाँ पर इतने बच्चों का और बुजुर्गों के ऊपर शायद यही एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। अनिका अब सोचने लगी कि शायद ये लोग वही होंगे जिनके बारे में उसे विवेक ने बताया था। ये यहाँ पर ये इस वायरस को बनाने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी डॉक्टर थे, ये लोग कोई और नहीं, शायद उनके परिवार वाले हो सकते हैं। अनिका अब पहले से ही अनिका अपनी सोच से बाहर निकलती है। अब उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। अनिका को यह समझने में एक पल भी नहीं लगा कि बेसमेंट की हवा में जहर घुलना शुरू हो गया था, क्योंकि अनिका यहाँ पर उसको अच्छे से स्मेल कर पा रही थी। दरअसल जब भी कोई भी बिना पासवर्ड के सुरंग का दरवाज़ा खोलकर बेसमेंट में आने की कोशिश करता है तो ये यहाँ पर लगे हुए जहरीले गैस के पाइपों से एक जहरीली गैस निकलनी शुरू हो जाती है और इसे वहाँ पर मौजूद सभी की मौत हो जाती है। अनिका को समझने में ये ज़्यादा देर नहीं लगती। अब अनिका समझ जाती है कि ये शायद ये यहाँ पर जहरीली गैस फैल रही है, इसलिए अब अनिका को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और इन सब लोगों को बचाना भी होगा। अनिका अब उस सुरंग के अंदर पहुंच चुकी थी। अनिका वहां पर देखती है कि वहां पर बहुत से बच्चे और बुजुर्ग पहले से ही कहते हैं। अनिका अब सभी बच्चों और बुजुर्गों को बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। उसने अब तक उसकी टीम मेंबर भी धीरे धीरे उस सुरंग में अनिका के पीछे आ गए थे। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है जो एक जहर का सिग्नल थी। अब अनिका जब देखती है कि उसकी टीम मेंबर भी उसके साथ ही आ रहे हैं तो वो पीछे देखकर अब उन्हें पहले से ही मना कर देती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर समझ चुकी थी कि यहाँ पर जहरीली गैस है और वो अपनी टीम को कोई भी हानि नहीं पहुंचने देना चाहती थी। अभी अनिका सिर्फ कुछ ही बच्चों को अकेले ही बाहर निकाल पाई थी कि अभी अनिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। हालांकि यहाँ पर अनिका ने जब देखा कि यहाँ पर गैस लीक होने लगी है तब अनिका ने वहाँ पर पड़े किसी कपड़े को अपने नाक पर टाइटली बांध लिया था, लेकिन वो गैस इतनी जहरीली थी कि उस कपड़े का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। अनिका के नाक से अब खून बहने लगा था क्योंकि जहर धीरे धीरे अनिका के शरीर में असर करती ही जा रही थी। अब अनिका कोशिश कर रही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सांस रोक सके, क्योंकि अनिका यहाँ पर जितनी अपनी ज़्यादा सांस रोकेगी उसके बॉडी में ये गैस उतनी ही कम जाएगी। लेकिन ज़्यादा देर तक अनिका अभी सांस को भी नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि एक तो अनिका वहाँ पर अकेले ही सर्वाइव कर रही थी। उसे अकेले ही बच्चों को उठाकर और बुजुर्गों को बाहर निकालना पड़ रहा था। यहाँ पर उसका फिजिकल वर्क भी ज़्यादा था और फिजिकल वर्क करने से अब उसका सांस लेना बहुत ही ज़रूरी हो रहा था। वो ज़्यादा देर तक अब सांस नहीं रोक पा रही थी। अनिका की हालत अब ख़राब होने लगी थी। दूसरी तरफ जहां मयूर अब तक जंगल में अनिका को ढूंढ ही रहा था, तभी उसकी एक टीम ने कॉल किया, जो उसके उस टीम गार्ड को कॉल किया जो अभी तक मयूर गुलेरिया के साथ था। अभी वो दूसरी टीम से जो मयूर ने डिवाइड की थी वो मयूर को इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें अनिका मैडम का पता चल गया है। वो सारे उसी दिशा में जाते हैं। वहाँ पर जब मयूर आकर देखता है कि अनिका एक सुरंग में बंद थी तब यानी उसको एकदम से बहुत ही हैरानी होती है। यहाँ पर मयूर एकदम से अनिका को बचाने के लिए उस सुरंग के अंदर जाने लगता है। अनिका ने यहाँ पर मयूर को देख लिया था। मयूर को देखकर अनिका के मन में भी एक डर हो गया कि कहीं मयूर अगर नीचे आ गया तो हो ना हो मयूर को भी इस गैस का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पर अनिका नहीं चाहती थी कि अभी वो अपने भाई को यहाँ पर कोई भी बलिदान देने दे, इसलिए अब अनिका मयूर गुलेरिया को भी मना कर देती है। किसी को यहाँ पर ये पता नहीं था कि नीचे के हालात कैसे हैं। बस सभी बाहर से ही सभी बच्चों और बूढ़ों को देख रहे थे और वे वहाँ पर बाहर अनिका की टीम और मयूर गुलेरिया और उसके सभी टीम गार्ड सब वहाँ पर बुजुर्ग और बच्चों को देखकर हैरान थे। वहीं अनिका के लिए अब वहाँ पर
नीचे सुरंग में सांस ले पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। एक पल ऐसा आया जब अनिका की आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था, क्योंकि अब अनिका ज़्यादा वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रही थी। लेकिन अनिका ने जैसे तैसे करके आखिरी बच्चे को भी बाहर निकाल ही दिया। लेकिन जब अनिका की आंखों के सामने अब पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था, जब अनिका वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी तो अनिका का एकदम से पैर लड़खड़ा गए, क्योंकि अभी उसे कुछ नहीं दिख रहा था। उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी गैसें प्रवेश कर चुकी थी और उसने अब अपना असर दिखाना भी शुरू कर दिया था। अब अनिका की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। अनिका एकदम से वहीं जमीन पर ही गिर गई, मानो कि अनिका के दिल ने अब धड़कना ही बंद कर दिया हो। एक पल से जब अनिका जमीन पर गिरी तो अनिका की आंखों के सामने उसके बच्चों की तस्वीर, रोहित मारवा की तस्वीर, उसकी पूरी फैमिली की तस्वीर एक एक करके आने लगी। अब अनिका की आंखों से पानी भी बहने लगा था और इसी वक्त एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण सुरंग के दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया, जिसके कारण अब सुरंग का मुंह भी बंद हो गया था। अब उसको खोल पाना नामुमकिन था। क्या यहाँ पर चली जाएगी अनिका की जान? क्या हो जाएगा यहाँ पर अंतर अनिका और रोहित की कहानी का?